हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हमारी क्लास 12th के लिए हिस्ट्री की रिवीजन क्लासेज स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अभी आरबीएससी का और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स का हिस्ट्री का एग्ज़ाम बोर्ड्स का होने वाला है। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस ली जाएंगी, क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें बताए जाएंगे। तो आप चैनल को फॉलो कीजिए और ये सीरीज पूरी देखिए और अपने मार्क्स अच्छे कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो है मोहनजोदड़ो या हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले तो ये दो नाम क्यों है, हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्चुअली जो पहली लोकेशन जो सर्च हुई थी इस सभ्यता की वो थी हड़प्पा। हड़प्पा नाम की जगह है पाकिस्तान में, वहां पे सबसे पहले खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और ये सिंधु जो नदी है उसका जो घाटी क्षेत्र है उसमें इसके क्षेत्र लगभग मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके दो नामकरण होने के पीछे हम समझ गए होंगे कि इसको दो नामों में क्यों विभाजित किया गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद अपन इसकी टाइमलाइन देखते हैं। तो टाइमलाइन बेसिकली जो कंप्लीट टाइमलाइन है वो है 6000 BC टू 1300 BCE। BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और वी कैन से ईशा पूर्व। फाइन, हिंदी वाले ईशा पूर्व कहते हैं और इंग्लिश वाले बिफोर कॉमन एरा। पहले इसके लिए BC बिफोर क्रिस्ट और AD एनो डोमिनी यूज होता था, अभी BCE और CE यूज होने लग गया है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट टाइमलाइन है इसको फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो जो 3 पार्ट्स हैं वो है अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। जो अर्ली हड़प्पन उसका टाइमलाइन जो माना गया, काल जो माना गया वो है 6000 BC टू 2600 BCE, 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। मेच्योर हड़प्पा जो जो सबसे प्रोमिनेंट टाइम माना गया है हड़प्पा का, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइमलाइन भी है वो यही है 2600 BCE से 1900 BCE, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और लेट हड़प्पन, उत्तर हड़प्पा का काल माना गया है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, यानी कि 1900 BC टू 1300 BCE। ओके, तो ये 3 टाइमलाइंस हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। हड़प्पा की टाइमलाइन बताइए तो आपको ये टाइमलाइन लिखनी है, फिर इसका 3 में डिवाइड करना है। इसके इस अकॉर्डिंग आप अगर लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और एग्जाम में भी आप ट्राई किया करो, जैसे मैंने टेबुलर फॉर्म में नोट्स बना रखे हैं ऐसे ही आप भी एग्जाम में आंसर्स को टेबुलर फॉर्म में ही लिखे। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसका एरिया कौन सा है। आपकी बुक्स में मैप दिया हुआ, उसमें आप फाइंड आउट कर लेना। पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान का ही भाग है। पाकिस्तान, ये नॉर्दर्न पार्ट इसको बलूचिस्तान, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू, राजस्थान, मिडिल के जो पार्ट्स है वो भी उसमें कुछ लोकेशंस हैं, फिर गुजरात। तो ये जो सिंधु घाटी रिवर के आसपास जो घाटी क्षेत्र उसमें इसकी जगह मिली हुई है। कुछ अर्ली हड़प्पन साइट्स मिली है इन क्षेत्रों में, और उन्हीं जगह पे बाद में मेच्योर हड़प्पन साइट्स मिली है। और ये जो काल है ये डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा का काल है। तो ये 3 टाइमलाइंस है, अलग अलग एरियाज में इसकी लोकेशंस मिली है। कुछ प्रोमिनेंट साइट्स, मुख्य क्षेत्र जो हम पढ़ेंगे बार बार हमारे काम आएंगे, वो भी अपने देख लेते हैं इसमें। पहला है हड़प्पा, जो सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी हुई वो है हड़प्पा। फिर है मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में है। ओके, देन कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल धोलावीरा गुजरात में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, और सोरतुगई ये अफगानिस्तान में है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं, एरिया के अकॉर्डिंग आप इनको कनेक्ट कर सकते हो कौन से एरिया में कौन सी है। और ये आप मैप में जरूर एक बार देख के जाए कि कौन सी जगह कहां पे है। तो बहुत बार ये क्वेश्चंस मैप में पूछे जाते हैं, हड़प्पा को लोकेट कीजिए, लोथल को लोकेट कीजिए, या कालीबंगा, ये सारे प्रोमिनेंट साइट्स इंपॉर्टेंट है। इनमें से मान के चलिए आप 2 तो आपको मैप के रूप में एग्जाम में दिखाई देंगे ही देंगे, चाहे वो
सीबीएसई का एग्जाम हो या आरबीएसई का। ओके, तो ये अपने जो बेसिक बात कर रहे थे, अपने जो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन उसकी, उसमें हमने टाइमलाइन देखी, फिर हमने उसके एरियाज देखे और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखी। अब अपने देखते हैं वो लोग जीवन यापन कैसे करते थे या जीवन निर्वाह कैसे करते थे, उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या थी। ओके, तो खाने पीने के लिए जैसे दैनिक जीवन में क्या करते थे वो, तो तीन चीजों के अपने को अवशेष मिलते हैं। डोमेस्टिफिकेशन पशुपालन के मिलते हैं, हंटिंग शिकार के मिलते हैं, और कृषि के मिलते हैं। हंटिंग में डाउट है कि या वो खुद हंट करते थे या कुछ स्पेशल कम्युनिटीज थी जिनका काम हंटिंग का ही था, विशेष समुदाय थे जो हंटिंग करते थे और उनसे ये चीजें परचेज करते थे, जो भी वस्तु विनिमय करते थे, ऐसा कुछ। तो ये कुछ कंफ्यूजन है अभी जो क्लियर नहीं हो पाए हैं। अच्छा, डोमेस्टिफिकेशन में हमें अवशेष मिले हैं मवेशियों के, गाय और भैंस, सुअर, पिग, बकरी के, भेड़ के। तो इनके जो सिप, केटल, पिग, गोट, इनके हमें अवशेष मिले हैं। हंटिंग का आइडिया कैसे लगता है, क्योंकि हमें जंगली सुअर, हिरण, घड़ियाल, बोर, डियर एंड घड़ियाल, इनके भी अवशेष मिले हैं, रेमिनेंट्स। ओके, और एग्रीकल्चर में हमें कुछ फसलें मिली है, फसलें पूछी जा सकती है, इनमें से कुछ अलग दे देंगे, वो पूछेंगे ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है या नहीं है। तो याद रखें, बार्ले, चिकपी, राइस, व्हीट एंड सेसामे, जो चना, चावल, गेहूं या तिल, ये फसलें भी अपने को याद रखनी है। और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट वर द सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो अपने उसमें तीनों ये डिवाइड करके लिख सकते हैं, डोमेस्टिफिकेशन, हंटिंग एंड एग्रीकल्चर। तो ये अपने बेसिक बात की हड़प्पा सभ्यता के बारे में, टाइमलाइन के बारे में, एरिया के बारे में, इंपॉर्टेंट साइट्स और उनके निर्वाह के तरीके। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर में कुछ टेक्नोलॉजीज भी थी क्या उस टाइम, उनकी उस टाइम क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी, क्या प्रौद्योगिकी यूज हो रही थी। तो हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और यूं मानिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन बोर्ड्स के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये कहां से मिले हैं। तो ये कालीबंगा, राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, वहां से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ जो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, इसमें दो ऐसे ऐसे कुछ हल जोते हुए हैं, फिर ऐसे इसके ऐसे मतलब समकोण पे काटते हुए दो हल रेखाओं का समूह मिलता है, टू सेट्स ऑफ रोज एट राइट एंगल, कटिंग एट राइट एंगल ना, कटिंग एट राइट एंगल। तो इससे क्या हो सकता है कि जैसे एक फसल इस लाइन में बीज दी, फिर एक फसल इसमें बो दी, तो दो फसलें एक साथ उगाते थे। ये भी कालीबंगा का ही, कालीबंगा से मिला है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनको प्लाविंग का पता था। और टेराकोटा के जो बुल मिले हैं, टेराकोटा प्लाउज भी मिले हैं, मिट्टी के बने प्रारूप मिले हैं, हल के और बैल के, उनसे पता चलता है कि वो प्लाविंग जानते थे। तो एक टेक्नोलॉजी अपने क्या पता चल गई, प्लाविंग की। ठीक है, दूसरी बात, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउ, हल के प्रतिरूप मिले, मिट्टी से बनी हुई है। कहां से मिले, बनावली, हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा से मिले हैं, बनावली से। और मिट्टी से बना वर्ष टेराकोटा बुल मिला है, ये अपनी बात होगी कालीबंगा से। अच्छा, नहरों के अवशेष मिले, नहरों के अवशेष मिले हैं सोरटू गई, अभी मैंने बताया था कहां पे है ये, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक लोकेशन है, वहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। इससे अपने क्या पता चलता है कि जो नदी से डायरेक्ट सिंचाई तो करते ही थे, इसके अलावा उन्होंने नहरों की जानकारी भी ले ली थी, जिससे वो नहरों के द्वारा सिंचाई करते थे, ताकि नदी से थोड़ी दूरी पे भी कृषि की जा सके। और कुछ वाटर रिजर्वर्स, जलाशय भी मिले हैं धोलावीरा में, जिनसे पता चलता है कि वो केवल नदी पे ही या फिर बारिश पे ही डिपेंडेंट नहीं रहते थे, वो जल का संचय भी करते थे कृषि के उपयोग के लिए, अन्य किसी कार्यों के लिए। तो ये कुछ एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है जो उसके टाइम के अकॉर्डिंग हमें मिली है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है कि उस टाइम की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में लिखिए या बताइए, तो आप ये 500 पॉइंट्स, ओके, 6th पॉइंट है ये, 6 के 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, ऋतिक रोशन सर की है, वो आप देख सकते हो। डायरेक्ट इतनी ज्यादा वैसे मूवीज जो होती है वो हिस्ट्री को लेकर नहीं, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ज्यादा होती है, तो उसमें एग्जैक्ट जो बातें हैं वो तो नहीं है, पर आपको काफी चीजें समझ में आएंगी, कैसे उस टाइम चीजें काम करती थी, वस्तु विनिमय कैसे करते थे, राजा वगैरह का क्या रोल था,
मोहनजोदड़ो सिटी के बारे में पता चलेगा आपको, लोकल लोगों की थोड़ी जीवन के बारे में। तो काफी अच्छी मूवी आप देख सकते हैं। अपने एनसीईआरटी अकॉर्डिंग मोहनजोदड़ो को देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो सबसे पहले जो साइट मिली थी वो थी हड़प्पा, ठीक है। और जो सबसे फेमस साइट है ना इसकी, जो वेल नोन साइट है, जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में अपने को जानकारी है, वो मोहनजोदड़ो है। इसलिए अपने इसको सभी लोगों ने नाम भी सुना हुआ है, इवन अपने घर वाले भी, आप अगर नाम बताओगे तो वो ये नाम जानते होंगे मोहनजोदड़ो की, हाँ हमें पता है कोई पुरानी जगह है। तो मोहनजोदड़ो क्या था एक्चुअली, ये दो भागों में डिवाइड किया हुआ था। एक था दूरस्थ क्षेत्र और एक था निचला शहर, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल था वो हायर एंड स्मॉलर था, ऊंचाई पे बना हुआ था और छोटा था। एक प्लेटफॉर्म चबूतरा बना के उस पर बनाया हुआ था, और वॉल्ड चार दीवारी से घिरा हुआ था। ये तीन विशेषताएं थी दुर्ग की। और निचला शहर है वो नीचा था और बड़ा था, और वॉल्ड चार दीवारी से ये भी घिरा हुआ था। इसे अपने अंदाजा लगाते हो सकते हैं ये राजा वगैरह के लिए बना हुआ था और ये आम लोगों के रहने के लिए बना हुआ था। ये जो भी अन्य व्यवस्था थी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, पर जो चीजें अपने एनसीईआरटी में लिखी हुई है सब चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। और क्या क्या अपने को वहां पे चीजें मिली हैं इनके अलावा, नाले, नालों के लिए बहुत फेमस है हड़प्पा सिविलाइजेशन। उनके नालों की जो पत्ती थी, नाले बनाने की जो तरकीब थी, आज इवन रोड्स भी, आज का जो चंडीगढ़ सिटी है, इवन बाकी शहरों में तो इतना है भी नहीं, या जयपुर जो पिंक सिटी है, जो पुराना शहर बसाया हुआ है, उसमें जैसे सड़कें बनी हुई है ना जो समकोण पे काटती है, और उनमें वैसे ही नाले लगे हुए समकोण पे, वैसा ही सेम सिस्टम ग्रिड पैटर्न में हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। रोड्स और नाले दोनों ही समकोण पे काटते हैं, उसी को ग्रिड पैटर्न कहते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ये ग्रिड पैटर्न है ना। और स्ट्रीट्स लेड आउट फर्स्ट, अच्छा स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। तो ये अंदाजा लगाया गया कि जैसे शहर बसा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग जैसे घर बने हुए हैं, जैसे रोड्स बनी हुई, तो अंदाजा लगता है कि पहले सड़कें और नाले, पहले नाले बनाए गए फिर उन पर सड़कें बनाई गई, उसके बाद घरों का निर्माण किया गया। बहुत ही सुनियोजित प्लान सिटी है मोहनजोदड़ो। तो उससे पता चलता है कि पहले इन चीजों को बनाया गया होगा और फिर ये घर बनाए गए होंगे यहाँ पे। और ड्रेन्स वर कवर्ड, नालों को ढका हुआ है प्रॉपर तरीके से ताकि गंदगी ना हो। और ट्रब्स फॉर क्लीनिंग, सफाई करने के लिए होदियां बनाई हुई है। जैसे ये कोई मान लो नाला जा रहा है, इसमें यहाँ एक होदी बना दी, ये फिर नाला वापस चला गया, यहाँ से पानी आ रहा है इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, पानी में कुछ कंकड़ पत्थर कचरा है तो वो क्या करेगा, भारी सामान नीचे जाएगा तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये कंकड़ पत्थर से भर जाएगा और पानी आगे बढ़ जाएगा तो कचरा यही रुक गया, तो नाली से ब्लॉकेज नहीं होती। वो फिर यहाँ से इस पे यहाँ ढक्कन लगा होता है, इसको निकाला, यहाँ से कचरा निकाल के बाहर डाल दो तो नालियां साफ रहती है। तो ये टेक्नोलॉजी उस टाइम भी थी, हालांकि आज भी टेक्नोलॉजी काफी जगह नहीं यूज हो रही है, तो उस टाइम भी लोगों ने इतनी टेक्नोलॉजी यूज की थी कि नालों को सफाई करने के लिए होदियां बनाई थी। अच्छा, और मोहनजोदड़ो से हमें क्या जानकारी मिलती है, मोहनजोदड़ो जो सिटाडेल वाला क्षेत्र है वहां से एक वेयर हाउस मिला है। प्रोबेबली वो स्टॉक के लिए होता होगा, जब फसलें वगैरह या फिर जो भी अन्य चीजें वो स्टॉक करना चाहते थे उसके लिए। तो इसका नीचे का भाग तो ईंटों से बना हुआ है और ऊपर का माना जाता है लकड़ी से बना हुआ है, जो तो खत्म हो गया, मिला नहीं इतने सालों में, पर लकड़ी ब्रिक्स वाला नीचे वाला भाग हमें मिला है वेयर हाउस का ना। नेक्स्ट चीज है द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जैसे ऐसे स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है, इसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से स्टेप्स बनी हुई है, इसके चारों ओर कॉरिडोर बना हुआ है, कॉरिडोर के बाद इधर रूम्स बने हुए तीन साइड, ऐसे चेंजिंग वगैरह रूम्स, और यहाँ पे इस ये कॉरिडोर, जैसे ये कॉरिडोर यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ पे दोनों साइड 8 बाथरूम्स बने हुए, 8 बाथरूम्स बने हुए हैं कॉरिडोर के लॉन्ग, और इनके जो पानी है वो सारा कॉरिडोर के साथ में नाले से होते हुए और बाहर मेन नाले में निकल जाता है। तो इतना डिटेल्ड और इतना बड़ा स्नानागार बनाना, तो ये वहां पे कुछ चीजें मिली है, जैसे लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, आयताकार जलाशय, स्विमिंग पूल टाइप, 3 साइड्स में रूम बने हुए हैं, 3 साइड कमरे बने हुए हैं, स्टेप्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर व दक्षिण दिशा से सीढ़ियां बनी हुई है, 8 बाथरूम्स अलोंग कॉरिडोर, गलियारे के दोनों तरफ 4 और 4 8 स्नानघर बने हुए हैं। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये कोई विशेष अनुष्ठानिक स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए यूज किया जाता होगा।
सामूहिक स्नान वगैरह या फिर कोई स्पेशल ओकेजन पे इस बाथरूम को, इस लोकेशन को यूज किया जाता होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें मिलती है वहां से। और ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि द ग्रेट बाथ के बारे में बताइए, तो इसमें अपने लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर टैंक है, 3 साइड रूम्स है, स्टेप्स है नॉर्थ और साउथ से, 8 स्नानघर बने हुए हैं और विशेष समय पे ये उपयोग किया जाता था। अगली बात जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं ईंटों की। एक विशेष साइज की ईंटें अपने को मिली है, ब्रिक्स जो साइज मिले हैं वो, लेंथ उनकी 4 सेंटीमीटर मान लेता हूं मैं, तो 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर, इस रेशियो की सभी ईंटें मिली हुई है। तो इससे पता लगता है कि किसी सांचे को प्रयोग करके ईंटें बनाई गई होंगी। तो ये 4:2:1 ये लेंथ, विड्थ और हाइट का रेशियो है ईंटों का। फिर हमें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जो गृह स्थापत्य घर जो बने हुए थे उस शहर में, जो निचला शहर था उसमें काफी घर मिले हैं, उनके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? उनके बारे में जानकारी मिलती है कि जैसे एक उसमें मैप दिया हुआ है बुक में, जैसे एक आंगन होता था, आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे, एक जगह सीढ़ियां होती थी, बाहर भी एक, और मेन गेट प्रोबेबली ऐसे रखा जाता था जहां से आंगन से बाहर दिखे नहीं, ताकि प्राइवेसी रहे, गली से डायरेक्ट कोई देखे नहीं, महिलाएं वगैरह कुछ काम कर रही हो आंगन में बैठ के, तो उनकी प्राइवेसी रखी जाती थी। ग्राउंड फ्लोर के जो रूम्स थे, भूतल के जो कमरे थे, उनमें खिड़कियां भी नहीं होती थी, विंडोज भी नहीं थी। ये भी एक प्राइवेसी का ही माना गया है कि बाहर से कुछ दिखाई ना दे, इस हिसाब से। तो ये कुछ चीजें हैं जो गृह स्थापत्य में मिली है। सेंटर्ड ऑन एन कोर्टयार्ड, आंगन पे केंद्रित था, एक बीच में आंगन था जिसका उपयोग सामान्यतः सभी कार्य, घर के कार्य करने के लिए, जैसे महिलाएं बैठकर खाना वगैरह पकाने के लिए, साथ में बैठकर खाने के लिए, और जॉइंट फैमिलीज का भी एक आइडिया लगता है इससे। नो विंडोज एट ग्राउंड लेवल, प्राइवेसी, एकांतता के लिए ये चीज मानी जाती है कि विंडोज नहीं थी। और आंगन जो था वो भी डायरेक्ट, आप जो गली है उससे डायरेक्ट उसका एक्सेस नहीं था, एक रूम में घुसना पड़ता था, उसके बाद आंगन में घुसना पड़ता था। तो डायरेक्ट विजन नहीं था, डायरेक्ट आप देख नहीं सकते थे आंगन से गली और गली से आंगन को। सीढ़ियां मिली है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। वेल्स फॉर पासर बाय, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं, और ऐसा माना गया है कि ये कुएं जो राहगीर थे, जो कोई आता है उनके लिए बनाए गए थे, एक ऐसे रूम में बनाए जाते थे जिसमें जाने, बाहर से आने वाले लोग डायरेक्ट ऐसे एक्सेस करके और पानी पी सकते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। ये पानी हो सकता है घर वाले लोग भी यूज करते हो और बाहर के लोग भी आराम से उसको उपयोग में ले सकते थे। तो राहगीरों के लिए बनाए गए थे। और बाथरूम्स, हर घर में अपने बाथरूम्स मिले हैं, पेव्ड विद ब्रिक्स, जिनके ईंटों के फर्श बने हुए हैं, जिनपे पक्की ईंटों के फर्श बने हुए हैं बाथरूम्स में, और उनसे नाले निकलते हुए और मेन जो ड्रेन हमने बात की थी उनसे जुड़े हुए हैं, जो गंदा पानी उनमें चला जाए। तो ये सब बातें अपने को मोहनजोदड़ो के बारे में पता चलती है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको थोड़ा सा। पहली चीज जो हमने देखी कि ये 2 भागों में डिवाइडेड है ना, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, दुर्ग व निचला शहर। जो सिटाडेल है वो ऊंचाई पे बना हुआ है और छोटा है, उसको एक चबूतरे पे बनाया हुआ है, प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। वहीं निचला शहर है वो नीचा है और बड़ा है, और ये भी 4 दीवारी से अलग से घिरा हुआ है। सिटाडेल में एक वेयर हाउस भी मिला है जो लकड़ी और ईंटों का बना हुआ था, जिसको फसल या फिर कोई अन्य सामान को संभाल कर रखने के लिए उपयोग में लिया जाता था। नाले, नालों की बहुत इंपॉर्टेंट ग्रिड पैटर्न में बने हुए हैं, समकोण पे काटते हैं। पहले प्लानिंग करके गलियां व नाले बनाए गए थे, फिर घर बनाए गए थे। हर घर की एक दीवार एटलीस्ट गली से लगी हुई होनी चाहिए, ताकि उनका पानी नालों में निकाला जा सके। और नाले ढके हुए हैं, और सफाई के लिए होदियां बनाई हुई है, ट्रफ्स वर्क मेड फॉर द क्लीनिंग। फिर मैं देखा ग्रेट बाथ के बारे में, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, 3 साइड कमरे बने हुए हैं, उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है, 8 स्नानघर बने हुए हैं, और ये स्पेशल रिचुअल बाथ्स या विशेष मौकों पे यूज में किया जाता था, विशेष अवसरों पे काम में लिया जाता था। ईंटों का हमने देखा 4:2:1, 4:2:1 की ईंटें मिली हैं, कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटें मिली हैं। और गृह स्थापत्य की बात करें, घर कैसे बने हुए थे, तो एक आंगन पे केंद्रित थे, उनके चारों ओर कमरे बने हुए थे, ग्राउंड लेवल पे सीट, कोई खिड़कियां नहीं थी, एकांतता, प्राइवेसी रखने के लिए।
और आंगन से गली का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, सीढ़ियां बनी हुई थी, राहगीरों व घरेलू उपयोग के लिए कुएं बने हुए थे, लगभग 700 कुएं मिले हमें माउंट रोड से, और हर घर में बाथरूम मिले हैं जिनकी पक्की ईंटों के फर्श थे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की घर कैसे थे या फिर लोग, अच्छा भेदभाव जैसी कोई चीजें भी थी क्या उस टाइम, अमीर गरीब जैसी कोई चीजें थी क्या, इनका कैसे पता चले? तो इनका पता करने के लिए जो अपने पुरातत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, एक मैं बात बता देता हूं आपको, आप एक चीज चेक करना, कमेंट सेक्शन में बताना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर बताऊंगा इसका। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, ये आप सर्च करोगे और बताओगे मुझे। ठीक है, तो सोशल डिफरेंशिएशन, सामाजिक भिन्नताएं, भेदभाव, अमीर गरीबी जैसी चीजें थी, उनका पता करने के लिए जो तरीके हैं वो दो हैं। एक तो समाधान, ब्रियल्स कैसे किए जाते थे, और लग्जरीज, विलासिता के लिए क्या सामान यूज में लिया जाता था क्या। इससे क्या पता चलेगा कि जो दैनिक उपयोग के सामान थे वो तो हर व्यक्ति यूज करता है, पर लग्जरी सिर्फ पैसे वाले यूज करते हैं। जैसे आज के टाइम में देखें, लग्जरीज क्या है, एसी है, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, कार्स हैं, ये लग्जरीज के आइटम्स हैं। वर्सेज आटा चक्की है, बेलन है, घड़े हैं, ये सब चीजें दैनिक उपयोग की है, तो ये तो हर घर में मिलेंगी। और लग्जरीज के आइटम्स सिर्फ अमीरों में, तो इससे पता चलता है। और ब्रियल से पता चलता है कि क्या अलग अलग प्रकार के समाधान होते थे अलग अलग लोगों के लिए, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, या राजाओं के लिए अलग, प्रजा के लिए अलग, ऐसा कुछ पता चलता है। तो समाधान से हमें जानकारी मिली है कि मृतकों को गद्दों में दफनाया जाता था, गड्ढे जो कब्र अपने कहते हैं उनमें दफनाया जाता था, और विशेष अलग अलग प्रकार के हमें समाधान मिले हैं। अच्छा, कुछ कब्रों में मर्दवान आभूषण भी मिले हैं। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स। पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स मिलने का मतलब है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि ये चीजें उनके अगले जन्म में काम आएंगी। कॉपर मिरर, जास्पर बीड्स, सेल रिंग्स, ऐसी कुछ चीजें भी हमें जो ग्रेव जो उनमें से मिली है, तो ये सब चीजें पुनर्जन्म की ओर इशारा करती हैं, तो ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ओवरऑल हम देखें तो ज्यादा महंगी चीजें, जैसे हमने मिस्र के या इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सुना है, उसमें कुछ रॉयल बरियर से जहां बहुत महंगी महंगी आभूषण मिले हैं और प्रीशियस आइटम्स मिले हैं, वैसे इतना ज्यादा हड़प्पा में नहीं देखा गया है, ज्यादा प्रीशियस थिंग्स को दफनाने में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। तो ये अपना आइडिया लगता है इनका बरियर्स के बारे में कि किस प्रकार के समाधान होते थे। तो सबके लिए कब्रों का उपयोग किया जाता था, उसका छोटी बड़ी सामान कम ज्यादा के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क रहा हो। लग्जरीज की वस्तुएं, अच्छा दैनिक उपयोग की वस्तुएं, उनमें क्या होता है कि ये तो एक तो साधारण सामान से मिली बनती है और एक इजीली बनी होती है, जैसे चक्कियां हैं, वंस, पोट्री एंड नीडल्स, चक्कियां, मृद भांड और सुई, ये जो ऐसी चीजें जो बेसिक काम की चीजें, ये क्या होंगी, जो अपने आसपास जो भी चीजें अपने पास अवेलेबल होंगी लोकल लेवल पे, उसे अपने बनाएंगे जो आसानी से बन जाए। और जो महंगी चीजें होती है, जो रेयर आइटम्स होते हैं ना, दुर्लभ, वो महंगे भी होते हैं और वो लग्जरीज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कॉस्टली होते हैं। नॉन लोकल मटेरियल, जो मटेरियल अपने पास नहीं है, दूर से मंगवाना पड़ रहा है, उससे मिल रहे हैं, और वो दुर्लभ भी है, बहुत कम अवेलेबल है। ऐसा ही एक उदाहरण मिला है फ्योन्स का। फ्योन्स ग्राउंड सेंड प्लस सिलिका प्लस गम प्लस कलर से बना हुआ एक आइटम है, घिसी हुई रेत, बालू, चिपचिपा पदार्थ का रंग से बनाकर मिला हुआ है फ्योन्स। इसकी काफी वस्तुएं हड़प्पा में मिली है, जिससे पता चलता है कि अमीर गरीबी जैसे भी चीजें थी, पर बहुत कम आइटम्स मिले हैं। तो ये सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ब्रियर्स के बारे में, तो आपको ये सब बातें लिखनी है। लग्जरीज के बारे में बातें आता है तो आपको पहले डेली यूज और लग्जरीज का बताना है, फिर फ्योन्स का एग्जाम्पल देना है, और सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं उसका आ जाए तो भी आपको लग्जरीज और ब्रियर्स दोनों के बारे में बताना है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन, शिल्प उत्पादन। कोई भी चीजें बनती थी, जैसे मन के बनते थे या मूर्त निर्माण, ये कहां पे होते थे और कैसे पता चलता है कि ये कहां बनी होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कोई एक सिटी है, ठीक है, वहां पे बैट, क्रिकेट बैट बनाने का काम है, ठीक है, तो अपने लकड़ी लाए और लकड़ी लाके हमने बैट बनाने के लिए यूज किया। अब कुछ अपने पीछे छिलके बच गए लकड़ी के ना, लकड़ी छिलके बच गए, वो थोड़ी कहीं लेके जाएंगे अपने,
तो इससे जैसे बेड तो हमने एक्सपोर्ट कर दिए, बना के कहीं और बेच दिए, इससे तो हमें अंदाजा नहीं लगेगा कि ये काम बना हुआ है। पर जो बचे हुए जो लकड़ी के छिलके हैं या जो बचा हुआ भाग है जो काम का नहीं है, कचरा जो कहते हैं किसी चीज का, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो काम के नहीं है, वो हम वहीं डाल देते हैं। तो उससे हमें आइडिया लगता है कि कौन सी साइट्स जो है वो शिल्प उत्पादन के लिए यूज रही होगी। ऐसी कुछ साइट्स हमें मिली है, जैसे नागेश्वर बालाकोट में कुछ चीजें मिली है, और चहुंदड़ो। अच्छा, किस किस चीज का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, वो चीजें थी, मन के बनाते थे बीड्स, शेल कटिंग शंख की कटाई होती थी, मेटल वर्किंग धातु क्रम भी होता था, शील मेकिंग मोहरों का निर्माण किया जाता था, और वेट मेकिंग बाट बनाए जाते थे। तो चौंधड़ो से हमें काफी ये क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट्स मिली है, चौंधड़ो के आसपास काफी चीजें मिली हैं। और नागेश्वर एंड बालाकोट जो कि समुद्री तट पे है, वहां से हमें शंख की वस्तुएं बनाने के कुछ अवशेष मिले हैं, क्योंकि जो वस्तुएं बनी थी वो तो कहीं एक्सपोर्ट हो गई, जहां भी भेजी है, पर जो रेमिनेंट्स जो पीछे बचे हुए अवशेष मिले उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे शंख की वस्तुएं बनाई जाती थी। शंख से क्या क्या वस्तु बनाई जाती थी, चूड़ियां, लेडल्स, इनलेज, पिचकारी और करछियां बनाई जाती थी, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिल्प उत्पादन की साइट्स को कैसे पहचाना जाता था। तो जो बचे हुए जो टुकड़े थे जो काम के नहीं थे, जो बाय प्रोडक्ट्स थे जो काम के नहीं है, वो कहां ज्यादा मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें साइट्स की पहचान करते हैं। या थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो, कुछ एग्जांपल्स लिखते हो, नागेश्वर एंड बालाकोट शंख की वस्तुओं के लिए, और शंख समुद्र तट पे मिलते हैं, तो ये कोस्टल साइट्स थी दोनों, ये आप मैप में नोट कर सकते हो दोनों को, नागेश्वर और बालाकोट। ये भी मैप में आ सकता है कहां से दर्शाएं इसलिए। और चहुंदड़ो, यहाँ पे ये सब चीजें बनाई जाती थी। नेक्स्ट है मटेरियल प्रोक्योर। ओके, माल प्राप्ति की जो रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड है, या फिर रॉ नहीं तो जो मटेरियल बना हुआ है जो काम की चीजें, जैसे फ्योन्स आपने देखा था, वो कैसे मंगवाया जाता था, दूर दराज से या फिर आसपास से। तो इसके अपने दो अवशेष मिले हैं, एक तो बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने हुए प्रतिरूप मिले हैं ना, बुलक कार्ट्स के टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, जिससे मैं क्या आइडिया लगता है कि लैंड रूट्स में ये यूज होते होंगे, बैलगाड़ियों से सामान इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से बैलगाड़ियों का यूज होता था। फाइन। और जो कुछ सील्स है उन पे बोट्स के डिपिक्शन मिले हैं, चित्र, मोहरों पर नाव के चित्र मिले हैं। तो इससे भी अपने आइडिया लगता है कि इवन ओनली नॉट लैंड रूट्स बट कोस्टल रूट्स का भी उस टाइम लोगों को पता था, तभी वो नाव के चित्र मिल रहे हैं, नाव के बारे में जानते हैं। सॉरी। तो लैंड रूट्स और कोस्टल रूट्स दोनों यूज किए जाते थे। प्रोबेबली हो सकता है लैंड रूट्स लोकेलिटी में यूज किए जाते हों और कोस्टल रूट्स डिस्टेंस से कोई चीजें मंगवाने के लिए किए जाते हों। अच्छा, ये भी बातें नीचे पर बताइए, सब कॉन्टिनेंट से और डिस्टेंस लैंड या सुदूर क्षेत्र से क्या क्या चीजें मंगवाई जाती थी, उनके क्या क्या अपने को अवशेष मिले हैं। उसमें सब कॉन्टिनेंट जैसे शंख पता चला नागेश्वर और बालाकोट से मंगवाए जाते थे। लापिस लाजुली, लाजवर्द मणि, एक स्पेशल टाइप का पत्थर होता है जो सोरतुगई, ये अपने तीसरी बार आ रहा है, ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में एक लोकेशन सोरतुगई, वहां से पता चल रहा है कि सोरतुगई से लापिस लाजुली का मंगवाया जाता था। कार्निलियन, कार्निलियन भी स्पेशल आइटम होता है जो लोथल से मंगवाया जाता था। शेलखड़ी, शेलखड़ी स्ट्रीट टाइप पत्थर जो होते हैं वो सर्दन राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात बॉर्डर लगता है, दोनों का बॉर्डर लगता है, जैसे ये राजस्थान है और यहाँ गुजरात है, तो इस एरिया से प्रोबेबली शेलखड़ी या स्ट्रीटाइट मंगवाया जाता था। और मेटल्स धातु, ये राजस्थान में एक जगह खेतड़ी झुंझुनू जिले में, वहां पे से मंगवाई जाती थी, जहां बाद में एक इंपोर्टेंट संस्कृति या पुरानी स्थल मिला है, पुरातात्विक स्थल मिला है, जिसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है मेटल्स में, जो मैच, तो ये मैच द फ्लोविंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या उपमहाद्वीप से कौन सी चीजें मंगवाई जाती थी उसके बारे में ये पूछा जा सकता है। तो ये तो सब कॉन्टिनेंट की बात होगी। अच्छा, उपमहाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत, जो वर्तमान भारत है, ये बांग्लादेश, म्यांमार और बॉर्डर जो कंट्रीज हैं, चाइना को अगर अपने अवॉइड करते हैं, जो पहले इंडिया के पार्ट होते थे, उन सब चीजों को मिला, उन सबको मिलाकर उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट की परिभाषा दी जाती है। नेक्स्ट जो चीज है वो है, ये तो बात होगी आसपास से, और प्रोबेबली हो सकता है ये लैंड रूट से मंगवाए जाते हो और बैलगाड़ियों का उपयोग किया गया हो। अब बात करते हैं अपने दूर दराज या विदेशों से भी सामान मंगवाया जाता था क्या। हाँ, ऐसी भी कुछ जानकारियां मिली है, जैसे कॉपर जो
एक तो खेतड़ी से कॉपर मंगवाया गया था। इसके अलावा ओमान, जिसको मेसोपोटामिया के जो हमें टेक्स्ट मिले उसमें मगान लिखा गया है, मगान से हमें कुछ कॉपर के अवशेष मिले हैं जिनमें निकल के ट्रेसेस है ना, निकल एक धातु होती है उसके ट्रेसेस हैं। और वो यहाँ की जो हड़प्पा में जो कॉपर मिला उसमें भी मिले हैं। तो प्रोबेबली ये अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पा केवल खेतड़ी झुंझुनू से, राजस्थान से ही नहीं बल्कि ओमान से भी कॉपर इंपोर्ट करता था। और इसके अलावा एक जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वहां पे मेलुहा, हड़प्पन जो एरिया, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन, उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है मेलुहा। और मेलुहा को नाविकों का देश, लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा गया है, यानी कि यहाँ के लोग वहां तक नाव लेके जाते थे, सामान का वस्तु विनिमय करते थे, या फिर कुछ भी जो उस टाइम करेंसी थी उसका यूज करके लाते थे और वो वापस आते थे। तो वो काफी लोग वहां ट्रेवल करते हैं, तभी इसके लिए नाविकों का देश नाम यूज किया गया है। और मेलुहा करके एक बुक भी है, अमिश राइटर हैं उनकी, तो आप वो पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।